गीता जी, प्रभाजीत जी, संगीता जी और शिल्पी जी। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्कार। मैम। नमस्ते। नमस्कार। हाँ। अ, हम लोग ले रहे हैं पित्त। चरक 1। चरक 1 में चैप्टर हमारा 5th चैप्टर है। पित्त दोष। दोष का चैप्टर है हमारा। तो वात और पित्त का। तो इसमें हमारा अब तक वात हो चुका है। अभी हम पित्त देख रहे हैं। पित्त के 5 प्रकार होते हैं। रंजक पित्त सबसे पहला है। रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त। तो इनमें से हमने रंजक पित्त, साधक पित्त पित्त और आलोचक पित्त, 3 पित्त हमने देख लिए हैं। ये रंजक पित्त जो है, ये इसके असंतुलन से यकृत रोग, पीलिया, खून की कमी, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। रंजक पित्त जो है, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्लाज्मा रस धातु का रस को बनाता है। ये जो है, ये प्लीहा में रहता है। इसको रंजक अग्नि की संज्ञा दी गई है। यह रस को रक्त बनाता है। तो यह है रंजक रक्त। बोन मैरो। हाँ, सॉरी। समस्त मनुष्यों में रसों का अपना जो तेज है, इस तेज तथा पित्त की उष्मा को रंजन से रस रक्तता को प्राप्त होता है। पित्त यकृत तथा प्लीहा में रहता है। इसको रंजक अग्नि की संज्ञा दी गई है। यह रस को रक्त बनाता है। तो ये है रंजक पित्त। रंजक पित्त जो है, ये विटामिन B12, लौह, आयरन और प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में किस तरह से सहायक होता है ये विटामिन जो हम बाहर से लेते हैं उसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। बाहर से जो हम फूड लेते हैं वही तत्व, उसमें विटामिन B12 होना चाहिए, लौह आयरन होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हमारे आहार में उपस्थित होने चाहिए। वो होते हैं, उसे वहिस्थ तत्व कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये तीनों, और आंत्रभित्ति यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के वॉल जो होते हैं, उसमें से ये अवशोषण का एक अन्य द्रव्य की आवश्यकता होती है, जो आमाशय की भित्ति यानी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये है अंतस्थ तत्व, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर जो सिक्रीशन होता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स, स्टमक के वॉल से, सॉरी, स्टमक के वॉल से, तो वो सिक्रीशन में ये डिजोल्व होता है और वो एक रस उत्पन्न होता है। फिर ये डिजोल्व हो जाने के बाद जो बनता है धातु, वो रक्त धातु में वहिस्थ तत्व की अल्पता होने से लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स परिपक्व मैच्योर नहीं होती है। अगर इसमें ये रस धातु में अगर रेड ब्लड और ये मैच्योर नहीं है, इसमें ये विटामिन B12 वगैरह ये नहीं है, आयरन नहीं है, इनकी वहिस्थ तत्वों की कमतरता है। वहिस्थ तत्व यानी कौन से? विटामिन B12, लौह, आयरन और प्रोटीन। अगर इनकी कमतरता है तो क्या होगा कि एनीमिक कंडीशन होगी और रेड ब्लड ब्लड कार्पस्कल्स जो है, आरबीसी जो है, वो मैच्योर नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप माइकोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है, ये क्यों होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया? क्योंकि ये वहिस्थ तत्व जो है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है, उसकी कमतरता हो जाने की वजह से होता है। और रंजक पित्त में इंट्रिंसिक फैक्टर अगर कम हो तो आरबीसी इसमें भी नहीं होता है। अभी ये रंजक पित्त का अग्निकर्म शरीर में होने वाले अन्य अग्निकर्मों से भिन्न है।
जैसे कि अग्निकर्म होता है वैसे ये अग्निकर्म नहीं है। तो ये थोड़ा सा भिन्न होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें कम लगती है। इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लगता है। कम मात्रा में ऑक्सीजन होगा तो भी ये अग्निकर्म होता है। मेरु रजबोन मैरो में लाल रक्त कणों आरबीसी के निर्माण के समय उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में संवहन रुक जाता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की अल्पता हो जाती है। यानी यहाँ पर भी एनीमिक कंडीशन हो जाती है। तो रंजक पित्त का असंतुलन अगर होता है तो यकृत रोग, पीलिया, खून की कमी और रक्त संबंधी विकार होते हैं। तो ये हमने रंजक पित्त देखा था। फिर उसके बाद है साधक पित्त। साधक पित्त जो है ये शरीर में उत्साह, प्रसन्नता आदि कार्यों को सिद्ध करता है। तो इसको इसीलिए उसको साधक पित्त कहते हैं। साधक पित्त जो है वो कहाँ पे होता है? साधक पित्त का स्थान कहाँ पे है? हम्म, हार्ट याद में। है? हार्ट हार्ट, HEART, हार्ट। हृदय, दिल में, हृदय में दिल में। होता है। हाँ। साधक पित्त दिल जो दिल। है वो हृदय में रहता है। और मन का कार्य क्षेत्र जो है वो ब्रेन है हमारा। तो मन का कार्य क्षेत्र है और मस्तिष्क उसका कर्म क्षेत्र है। तो साधक पित्त जो है वो हृदय में रहता है। और कर्म कहाँ पे करता है? तो वो करता है ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में। क्योंकि मन का कार्य क्षेत्र है इसलिए वो मस्तिष्क में कर्म क्षेत्र है उसका। उसका कर्म क्षेत्र कहाँ पे है? मस्तिष्क में है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, हृदय और ब्रेन। ये दोनों मिलके काम करते हैं। साधक पित्त इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हृदय को कुछ क्या कहते हैं उसको डिफिशियंसी हो गई तो ऊपर ब्लड नहीं जा पाएगा ब्रेन को। तो वहां से इम्पल्सेस नहीं आएंगी ठीक तरह से। तो फिर हृदय को इम्पल्सेस न मिलने के कारण वो उसका धड़कन जो है वो धड़कन रुक जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि बहुत सारे डिसीजेस होंगे हृदय के। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे रिलेटेड है। यही साधक पित्त का कार्य है। साधक पित्त हृदय में रहता है और कार्य क्षेत्र उसका मस्तिष्क में है। साधक पित्त के असंतुलन से हृदय का अटैक, अनिर्णय की स्थिति, क्योंकि वो अगर ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा कि निर्णय हम ठीक तरह से नहीं ले पाएगा। वो जो ब्रेन है हमारा वो निर्णय ठीक तरह से नहीं ले पाएगा। तो अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी, मनोभाव विकृत हो जाएगा, मेंटल कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो ये हो गए हमारे साधक पित्त। साधक पित्त हो गया। अब उसके बाद हमने देखा था आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान कहाँ पे है? नेत्रों में है हमारे। जो नेत्रों में स्थित होकर रूपों के देखने में सहायक होता है वो है आलोचक। उसको आलोचक कहते हैं। देखना अविकृत पित्त का कर्म है। जो बैलेंस्ड पित्त है जिसे हम अविकृत पित्त कहेंगे, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड पित्त, आलोचक पित्त का कार्य क्या है? देखना। देखना, अच्छी तरह से देखना। उसमें कम ज्यादा अगर हो जाए, असंतुलन अगर हो जाए तो हमारे नेत्र दोष हो, दृष्टि दोष आता है। फिर आलोचक पित्त के असंतुलन के कारण दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये है। फिर इसके दो प्रकार हमने देखे थे। आलोचक पित्त दो प्रकार का होता है, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। नेत्रों द्वारा जो ज्ञान हमें होता है तो उसे हम चक्षु वैशेषिक कहेंगे कि ये फल इसका है, ये फल ये है, ये वो फल वो है। फिर आदमी आदमी में हम पहचान सकते हैं कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये इंग्लैंड है, ये रशियन है। तो हम देख के चक्षु वैशेषिक, उसे क्या कहेंगे हम? चक्षु वैशेषिक। उसमें वर्ण, आकार, स्थिति के अंतर का ज्ञान चक्षु वैशेषिक पित्त करता है। ये चक्षु वैशेषिक पित्त के कारण ही हम ये सब
जान पाते हैं। कुत्ता गधा में अंतर, मनुष्य मनुष्य में अंतर, ये सब हम चक्षु वैशेषिक पित्त के द्वारा ही कर पाते हैं। तो इसमें हमने देखा था ऑप्टिक नर्व किस तरह से वो फोटोकेमिकल परिवर्तन होता है, परिवर्तन दृष्टि तंत्रिका को उद्दीप्त करता है। फिर इस उद्दीपन से संवेदना इम्पल्सेस बनती है और वो इम्पल्स ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन हमारे नर्वस तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका तथा दृष्टि केंद्र दोनों का संयुक्त अग्निकर्म दृष्टि ज्ञान कराता है। दृष्टि तंत्रिका तथा दृष्टि केंद्र दोनों का संयुक्त अग्निकर्म दृष्टि ज्ञान कराता है। इनमें से किसी एक में विकृति उत्पन्न हो जाने पर चक्षु वैशेषिक ज्ञान प्रभावित हो जाता है। तो ये चक्षु वैशेषिक ज्ञान होने के लिए ये दोनों दृष्टि तंत्रिका और दृष्टि केंद्र ये दोनों ठीक तरह से होने चाहिए। अब बुद्धि वैशेषिक क्या है? तो बुद्धि वैशेषिक पित्त जो है ये मनुष्य में अत्यंत सूक्ष्म गहन अर्थों को भी ग्रहण कर लेता है। अब ये सूक्ष्म जो हम ज्ञान कर पाते हैं, तो ये अत्यंत सूक्ष्म गहन अर्थ जो हमारे स्पिरिचुअल इसमें है, तो उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। जैसे हम ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं तो वो जो ऋचाएं हैं, वो जो श्लोक है, वो श्लोक का अर्थ हमें नहीं समझ में आता है। ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त अगर हमारा बैलेंस्ड होगा तो हम उसमें का जो गहन अर्थ छिपा हुआ है उसमें, वो अर्थ समझ में आता है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रहण किए अर्थों को धारण कर समय पर उपस्थित करना। फिर ये जो भी हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो समझ लिया है, उसको फिर हम क्या करते हैं, कभी 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 उसको इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब अर्थ जो होते हैं, गहन अर्थ जो होते हैं, वो गहन अर्थ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाते हैं। तो फिर जब जब हमें उसकी जब कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो वो हमारे क्लिक हो जाता है। जो हमने स्टोर किया हुआ है, जो सूक्ष्म गहन अर्थ हमने जो स्टोर करके रखा हुआ है, वो उस समय हम उसको प्रकट करते हैं और प्रकट करके हम उसे उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। ये किसका काम है? बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। ये बैलेंस होना चाहिए हमारे शरीर में। ये अगर बैलेंस नहीं है तो हम ये जो गहन अर्थ होते हैं, ये स्मृतियां जो होती है, ये स्मृतियां जो हमारे भविष्य में हमें काम आने वाली है, इच्छाएं, ये जो स्मृतियां है, ये स्मृतियां फिर भूतकाल की जो स्मृतियां है वो इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। विचार तथा कार्य में तारतम्य स्थापित कर बुद्धि वैशेष्य को उत्पन्न करता है। फिर इसका क्षेत्र मस्तिष्क गह्वर में स्थित कैवर्नेस साइनस है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये इसके केंद्र है। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय जो है, ये ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञान इनसे उत्पन्न होता है। और ये फिर हमारे सभी ये मस्तिष्क के जो भी नर्वस सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी मोटर द्वारा ये जो इम्पल्सेस है, ये इम्पल्सेस सभी ऑर्गन्स को दिए जाते हैं। उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई खड्डा दिख रहा है नहीं सामने, तो वो आंख क्या करेगी, वो इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू मस्तिष्क को भेजेगी। फिर मस्तिष्क क्या करेगा, उसको हमारे पैरों को इम्पल्स भेजेगा कि पैर बाबा तू आगे बाजू से जा, सामने बहुत बड़ा खड्डा है। तो इस तरह से ये तंत्रिकाएं जो है ये काम करती है। मन संवेदी साइको सेंसरी क्षेत्र और ये साइकोमोटर क्षेत्र, मस्तिष्क के इन क्षेत्रों द्वारा वृद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त के उपरोक्त वर्णित कार्यों को संपादन होता है। तो ये हम देख चुके हैं। अरे अरे अब अरे, क्या लग रहा है?
आलोचक पित्त के असंतुलन के कारण क्या हो सकता है? आंखों के रोग हो सकते हैं, दृष्टि दोष हो सकते हैं। अब ये आलोचक पित्त में क्या हो गया, दोनों आ गए। दृष्टि वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक दोनों आ गए इसमें। तो इसका असंतुलन से क्या होगा, आंखों के रोग होंगे, दृष्टि दोष होगा, विचार शक्ति की कमी होगी, विभेद शक्ति की कमी होगी। तो ये है आलोचक पित्त अगर असंतुलित हो तो ये विकार हो सकते हैं। विचार शक्ति भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो विचार शक्ति की कमी हो जाएगी, विभेद शक्ति की कमी हो जाएगी। तो ये हो गया आलोचक पित्त। आज हम देखते हैं विस्तार से भ्राजक पित्त क्या है। भ्राजक पित्त अर्थात जो वर्ण को प्रकाशित करता है उसे भ्राजक कहते हैं। वर्ण, ये हमारा सब सब जो मनुष्य प्राणी है, मनुष्य प्राणी के वर्ण अलग अलग होते हैं। निग्रो लोग जो है उनका वर्ण अलग होता है। अमेरिकन लोग अगर हम देखते हैं तो उनका निग्रो एकदम ब्लैक होते हैं, अमेरिकन से एकदम व्हाइट होते हैं। हमारे यहाँ पर भी हम अगर देखें तो जो उष्ण प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पे सूर्य ज्यादा तीव्र होता है, वहां के लोग एकदम सांवले से होते हैं, काले होते हैं। और जो ठंडी के स्थान पे रहते हैं, जैसे कि कश्मीर में रहने वाले लोग जो है वो रंग से गोरे होते हैं। तो ये जो वर्ण है, कलर जो है, स्किन का कलर जो है, त्वचा का कलर जो है, वो जो है वो वर्ण, ये भ्राजक कहलाता है। जो वर्ण को प्रकाशित करता है उसे भ्राजक कहते हैं। शरीर का तापक्रम संतुलित रखना, शरीर की त्वचा वर्ण को सुंदर तथा कुरूप बनाना, यह भ्राजक पित्त का कार्य है। शरीर की त्वचा को सुंदर भी बना सकता है ये वो भ्राजक पित्त, उसको कुरूप भी बना सकता है, एकदम उस पे बहुत सारे दाग 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 ऐसे, ये वो भी हो सकता है। तो भ्राजक पित्त के कारण एक तो हमारी त्वचा एकदम सुंदर होगी या फिर कुरूप बन जाएगी। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाला, जैसे कि लाइट अगर लगा दे तो लाइट जो है वो पड़ेगा सभी जगह पे, उसी तरह से त्वचा में ये पित्त होता है। उस पित्त के कारण को ही भ्राजक पित्त कहते हैं, जिससे कि प्रभा उत्पन्न होती है, हमारे स्किन को दर्शाता है। सांवला है, गोरा है, काला है, वो दर्शाता है उसकी प्रभा, शरीर की प्रभा किसकी वजह से होती है, भ्राजक पित्त से। त्वचा के त्वचा के अंतरिक्त अतिरिक्त शरीर के अन्य, हाँ, त्वचा के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में ऊष्मा का नियमन। अभी ये स्किन का है, इसलिए स्किन में ये, और स्किन का कार्य क्या होता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, पसीना आता है, पसीना आने से क्या होता है कि ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो त्वचा के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में ऊष्मा का नियमन, जैसे कि त्वचा में होता है, उसी तरह से हमारे सभी जो अंग है, सभी ऑर्गन्स जो है, वो ऑर्गन्स का भी टेम्परेचर मेंटेन करना। जैसे कि स्टमक हीट होती है, लीवर हीट होती है, तो ये हीट जो है उस ऑर्गन में जो हीट हो गई है, उसको उसका नियमन करना, उस ऊष्मा का नियम, उस अंगों के ऊष्मा का नियमन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, उस स्थान विशेष की चयापचय आवश्यकता पर आश्रित होता है। अब ये स्थान जो है, जैसे कि हमने स्टमक हीट ली, तो स्टमक जो स्थान है जहाँ पे ये हीट हो गई है, तो इसका कारण क्या होता है, तो चयापचय, चयापचय पर आवश्यकता पर आश्रित होता है। ये जो टेम्परेचर नियमन जो है,
टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है उस स्थान का जो भी प्रभावित होगा उस स्थान पर ये चयापचय के कारण यानी डाइजेशन पर आधारित होता है। यदि यह अंग अधिक कार्यशील होता है तो उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, वहां अग्निकर्म प्रबल हो जाता है। अगर वो ज्यादा कार्यशील है तो ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा लगेगा और वो अग्निकर्म वहां पे जो भी फायर का कर्म होगा, फायर जो भी कार्य करेगा वो प्रबल होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन भी ज्यादा ले रहा है। शरीर में त्वचा ही ऐसा भाग है जहां ऊष्मा का नियमन तथा रक्त परिसंचरण उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार न होकर समस्त शरीर में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के ऊपर आधारित है। ये शरीर में त्वचा ही ऐसा भाग है जहां ऊष्मा का नियमन तथा रक्त परिसंचरण उसकी अपनी आवश्यकता के अनुरूप न होकर समस्त शरीर में उत्पन्न ऊष्मा के मात्रा पर आ, आधारित होता है। अभी ये जो है ये पूरे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है ना, सिर्फ वहां का ही होते होते पूरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये नियमन पूरे शरीर का टेम्परेचर करता है। रक्त संचरण जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हृदय से जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण पूरे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये त्वचा में भी होता है। त्वचा में ऊष्मा का नियंत्रण तथा रक्त परिसंचरण का नियंत्रण मस्तिष्क के अधश्चेतन हाइपोथैलेमस में स्थित ऊष्मा के नियंत्रण केंद्र टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर द्वारा होता है। अब ये त्वचा का ऊष्मा का नियंत्रण जो है या फिर रक्त का परिसंचरण का नियंत्रण, ये दोनों का नियंत्रण जो है ये अपने हाइपोथैलेमस में जो केंद्र है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस जो है, ये ग्लैंड जो है ये या इस ग्लैंड में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है ब्रेन में। तो ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो रेगुलेट कर रहा है हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन का काम कौन कर रहा है? ये मैनेजर बैठा हुआ है वहां पे, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ये वो क्या कर रहा है? पूरे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित कर रहा है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो उसको क्या करना है, हाइपोथैलेमस में है नहीं है, तो ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को इम्पल्सेस भेजेगा। फिर वो उसके अनुसार सिक्रीशंस होंगे ग्लैंड्स के। शरीर में ऊष्मा की वृद्धि हो जाने पर यह केंद्र अधिक क्रियाशील हो जाता है। ऊष्मा की वृद्धि, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया शरीर में तो यह केंद्र अधिक क्रियाशील हो जाता है। कौन सा? ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, जिससे त्वचा का रक्त संचरण बढ़ जाता है और अधिक ऊष्मा का त्वचा द्वारा शरीर में निष्कासन होने लगता है। तीव्र ज्वर में त्वचा की लालिमा का यही कारण होता है। जब ज्यादा बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेड रेड कलर दिखने लगता है, तो ये उसका कारण यही होता है। शरीर की ऊष्मा का 60% त्वचा से विकिरण रेडिएशन द्वारा, 15% संवहन कन्वेक्शन तथा 25% स्वेद के रूप में त्वचा में तथा जल भाष्प के रूप में फेफड़ों से निकलता है। शरीर की ऊष्मा को उचित मात्रा में बनाए रखने में त्वचा का ही प्रमुख योगदान होता है। अब ये टेम्परेचर मेंटेन किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से होता है ये? तो शरीर 60% त्वचा से विकिरण रेडिएशन द्वारा, हमारे त्वचा से रेडिएशन होता है 60% ऊष्मा का, वहां से ऊष्मा बाहर निकलती है, रेडिएट होती है। तो ये हो गया, एक कारण हो गया कि हमारे शरीर की ऊष्मा कैसे बाहर निकलती है, 60% त्वचा से विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। और दूसरा है पॉइंट 15% कन्वेक्शन द्वारा। कन्वेक्शन जो एयर में ऐसे ये जाती है ना लहरें, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। 15% संवहन यानी कन्वेक्शन तथा 25% स्वेद के रूप में,
और पसीने के माध्यम से 25% पसीने के माध्यम से त्वचा से बाहर ये जल बाष्प बाष्प जो है ह्यूमिड ये बाहर निकाला जाता है, ये फेफड़ों से निकलता है, लंग्स के द्वारा ये बाहर डाला जाता है। फिर शरीर की ऊष्मा को उचित मात्रा में बनाए रखने में त्वचा का ही प्रमुख योगदान होता है। ये शरीर की ऊष्मा जो है ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हमारी स्किन ही करती है, पसीना आता है हमें अ, ठंडा करने के लिए। जब यह श्वेत का प्रतिशत 25% से अधिक हो जाता है तो अधिक पसीना आना बीमारी के रूप में समान आता है तथा फेफड़ों के अधिक क्रियाशील होने के कारण रक्त का संचरण प्रभावित होने लगता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन पर आधारित होने के कारण प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण शरीर की त्वचा का वर्ण पिगमेंटेशन भी प्रभावित होने लगता है। शरीर में स्थानिक लोकल सफेद धब्बे से प्रकट होने लगते हैं, जैसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इस पित्त के असंतुलन के कारण ही त्वचा संबंधी अनेक रोग होते हैं, जिसका नामकरण त्वचा के रोगों के रूप में भिन्न भिन्न किया गया है, जैसे कि एक्जिमा, सिरोसिस, रिंगवर्म एक्सेट्रा। ये सब होते हैं फिर इस पित्त के असंतुलन के कारण। आधुनिक स्तर पर वर्गीकरण के अनुसार त्वचा इपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर है। वर्णक स्तर माल्फिजियन लेयर कहलाता है। इस स्तर की कोशिकाओं में कण पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें मेलानिन कहते हैं। इन कणों का वर्ण काला होता है। त्वचा के इस स्तर में इतनी संख्या जितनी अधिक होगी वर्ण उतना ही शामिल होता जाएगा। यानी कि मेलानिन की संख्या अगर ज्यादा हो, मेलानिन जितना ज्यादा उतना श्यामल रंग हो जाता है। सूर्य प्रकाश इनकी उत्पत्ति में सहायक होता है। अब ये मेलानिन बनने का कार्य कब होता है? सूर्य प्रकाश के जब हो तभी सूर्य प्रकाश के सानिध्य में ही ये मेलानिन बनता है स्किन में। अंतः गर्म देश के 19 20 पेज मैंने किया ही नहीं क्या? 20 पेज आप देख लो। भ्राजक पित्त मैम कौन से उसमें है ये? 120 पेज भ्राजक पित्त पेज अच्छा नंबर हाँ ठीक है। हाँ मैं सुना 20 तो मैम चरक 1। यस मैम वो तो खोली हुई थी पर मैं सोचा 20 बोल रहे हैं आप। हाँ, ठीक है, ओके थैंक यू। अल्सर भ्राजक पित्त जो है वो श्यामल वर्ण मुहासे, फोड़े, खारिज, एक्जिमा, छाले, सोरासिस समस्त त्वचा रोग अगर इसका असंतुलन हो जाए तो समस्त त्वचा रोग होते हैं। हाँ, एक्नेज, बॉइल्स, रैशेस, एक्जिमा, ब्लिस्टर, सिरोसिस, ऑल स्किन डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग स्किन कैंसर। स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो एक्ने ब्लिस्टर्स क्या? ब्लिस्टर्स ब्लिस्टर्स यानी क्या? छाले छाले हिंदी में क्या लिखा है? छाले छाले छाले। छाले। एक्ने यानी मुहासे, बॉइल्स यानी फोड़े, रैशेस यानी खारिज, रैशेस यानी खारिज, एक्जिमा, एक्जिमा ही लिखा हुआ है, छाले ब्लिस्टर्स यानी दाद छाले, खाई खुजली। वो तो दांत सिरोसिस, कुछ दिया, बाकी तो पता है। सोराइसिस और त्वचा के सभी रोग और कैंसर सहित सभी रोग। तो ये
भ्राजक पित्त के कारण होता है। To maintain the temperature of body, making the skin healthy and ugly is the function of the Brajak Pitta. Brajak Pitta, if that organ is extremely active, then the need of oxygen in it is excess and function of fire is strong in the body. Skin is such a part where regulation of heat and blood circulation is not according to its need but depends upon the quantity of heat created in the whole body. Temperature regulating center present in hypothalamus of brain controls the heat. ये कौन कर रहा है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द हीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन और हीट को कंट्रोल कर रहा है ये। कौन सा सेंटर है ये? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, जो कि हाइपोथैलेमस में है। This center becomes more active when there is a increase of heat in the body, regulating resulting increase of blood circulation in skin and excess heat is expelled out of the body by skin. अब ये होता कैसे है कि ये क्या करता है कि ये सेंटर जो है ये एक्टिव हो जाता है, हीट बढ़ती है। तो हीट बढ़ने के कारण क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण जो एक्सेस हीट जो होती है फिर ये लंग्स के द्वारा कहो तो ये स्किन के द्वारा बाहर फेंकी जाती है, रिजल्टिंग इंक्रीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन स्किन एंड एक्सेस हीट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय स्किन। तो ये ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से ये स्किन के यहाँ पे फास्ट ब्लड सर्कुलेशन आएगा और आके ये स्किन के द्वारा एक्सपेल कर किया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। और इसके फिर क्या होगा कि हाई फीयर अगर होगा तो हाई फीयर के कारण रेडनेस इन स्किन हो जाएगी। बॉडी एक्सपेल 60% बाय रेडिएशन, 60% रेडिएशन के द्वारा बाहर डाला जाता है, 15% कन्वेक्शन के द्वारा और 25% स्वेट के द्वारा बाय स्किन से, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय लंग्स। टू मेंटेन द बॉडी हीट इन एक्यूरेट क्वांटिटी लीडिंग कंट्रीब्यूशन इज द स्किन। ये स्किन का रोल है हमारे बॉडी को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। When the percentage of sweat is excess than 25%, the excess sweating is developed as an ailment, and due to increase in activity of lungs, blood circulation is affected. More oxygen is needed because body metabolism based on oxygen is affects because of pigmentation in skin of the body is also affected. और पिगमेंटेशन भी अफेक्ट होता है फिर इसके कारण ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, सोराइसिस, रिंगवर्म जैसे डिसीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट के कारण ही मेलानिन बनता है। सनलाइट के ये माल्फिजियन लेयर होती है हमारे स्किन के अंदर, इट इज कॉल्ड माल्फिजियन लेयर। सेल्स एट दिस लेवल पिगमेंट्स नोन एज मेलानिन। अब ये इस लेवल में ये माल्फिजियन लेयर में मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट ब्लैक कलर के होते हैं और ये ब्लैकिश कलर सनलाइट की वजह से बनता है। और ये हॉट रीजन में जो लोग रहते हैं उनका मेलानिन ज्यादा होता है तो वो ब्लैकिश होते हैं, जैसे कि निग्रोज और सूर्यमुखी कहते हैं। जो इंडिया में इंडिया दैट पर्सन इज कॉल्ड सूर्यमुखी फेसिंग द सन, जो कि ज्यादा देर तक जिन्हें, जैसे कि खेत में काम करने वाले जो लेबर होते हैं वो बहुत काले होते हैं क्योंकि वो ज्यादा फेस करते हैं सन रेज को, और उस सन रेज को ज्यादा फेस करने के कारण उनका कलर पूरा ब्लैक हो जाता है, तो उसे सूर्यमुखी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन डिपेंड्स अपॉन द कास्ट एंड कंट्री। मैम अब ये हेलो, कास्ट पर ये भी सूर्यमुखी के लिए आप बता रही हैं? सूर्यमुखी हेलो। यानी कि जो ज्यादा सूर्य को फेस करते हैं,
ज्यादा मैम से एक्चुअल में ये दिया है यदि त्वचा का, नहीं नहीं, इसमें दिया है यदि त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाता है, यानी कि जो गोरा रंग ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को सूर्यमुखी कहते हैं। if the color of skin turns white in India, that person is called a Suryamukhi, facing the sun. If the color of skin turns white in India, that person is called a Suryamukhi, facing the sun. लेकिन सूर्यमुखी उनको कहा गया है जो कि व्हाइट कलर है, यहाँ पे ऐसा हाँ, बताया। और जो जो मतलब जो डार्क कलर हाँ है वो उसको तो दूसरा बोलेगा। हाँ हाँ। हाँ। द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, मेलानिन जो है, जिसका ज्यादा मेलानिन बनता है ना, तो वो ज्यादा ब्लैक कलर हम्म। होता है उनको। हाँ, वो ब्लैक क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। excessive in Negroes. Negro persons हम्म। are deficient in North Europe. अब ये मेलानिन हम्म। जो होता है वो निग्रोस में ज्यादा होता है, और डेफिशिएंट ये नॉर्थ यूरोप के लोग जो होते हैं, हम्म। उनमें मेलानिन की कमी होती है, तो वो व्हाइट होते हैं। Other three levels of outer skin are transparent than the pigmented outer layer of the skin. Color uh, of the skin is due to different castes. If body is healthy, then the skin will be full of radiance, glow, smooth and clean. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी स्किन पूरी रेडिएंट करेगी। हाँ, दिखाई दे रहा है स्किन पे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, यस मैम। इस तरह से स्किन पे बॉइल्स, ये है बॉइल्स, ये एक्नेज है, ये बम्स आ गए हैं स्किन पे, रेज्ड स्किन बम्स, ये नोड्यूलर एक्नेज है, ये बॉइल्स ऑफ इनर थाई। इस तरह से ये स्किन